बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि जिल्द की जो बीमारियां होती हैं, स्किन डिजीजेस जितनी भी होती हैं, इनकी टाइप्स, फिर इनकी मेडिकल टर्मिनोलॉजी और कौन सी वायरल हैं, बैक्टीरियल हैं, पैरासाइट हैं, फंगल हैं, इनकी टाइप्स कितनी होती हैं, किस तरह की बीमारियां होती हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। आज के दौर में हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एआई का दौर है, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मीडिया जो है वो लोगों के हाथ में है, एंड्रॉयड फ़ोन है। आजकल प्रिंट मीडिया का वो असर नहीं रहा जो कि किसी दौर में होता था। बुक्स पढ़ने का उतना शौक नहीं रहा जो कि किसी दौर में होता था। आज के दौर में जो जिस तरह का भी क्लिप्स या रील्स चलती हैं और वो आपको मिसगाइड करते हैं या वो सही तरीके पे कोई बात डिलीवर कर रहे होते हैं, हमारे सुनने वाले जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पहुंचते हैं तो वो कहते हैं, डॉक्टर साहब मैंने तो ये इस बात सुनी थी, मैंने तो ये वीडियो सुनी थी, यहाँ से रंग गोरा होता है, क्या ये परमानेंटली गोरा होता है, दाग धब्बे स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसका क्या असल तरीकाकार है। तो हमने आज इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोगों की मिथ्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आपके उठाए गए सवालात को हम डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ड ऑन साइंस एक अच्छा मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की भरपूर कोशिश करें। मैंने आज इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर, जो कि चेयरपर्सन हैं डर्माटोलॉजी की किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर उसके साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है म्यू हॉस्पिटल की। इसी तरह डॉक्टर साहब किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है, जो कि एक उम्र गुजरती है प्रोफेसर बनते बनते और एक्सपीरियंस का एक लंबा चौड़ा सफ़र होता है। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। कोई भी गेस्ट जब मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी, ताकि सुनने वालों को पता चले कि जिसको हम सुन रहे हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है। डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचने का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि मुश्किल और कठिन होता है और इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो तजर्बा और एक्सपीरियंस है जो हमने भी अपने पहले बड़ों से हासिल किया, जो कि उन्होंने भी इस सफ़र को एक बड़ा आप कह लें कि बड़ी मेहनत से ये सफ़र का इब्तिदा की और उनसे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी और आज हम इस मकाम पे पहुँचे। और मैं अपने जो यंग जनरेशन है उनको भी यही कहती हूँ, जैसे आपने शुरू किया कि एआई का दौर है, डिजिटल दौर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो एक तजर्बा एक इंसान की ज़िंदगी, जैसे अब मेरी ज़िंदगी मेडिकल में मैं ये कहूँ कि मेरी 35 साल की तजर्बा है ज़िंदगी का। रोज़ जाना, रोज़ पेशेंट देखना, रोज़ के मसाइल देखना, और ख़ास कर हम लोग जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स में या पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो हमारा जो एनकाउंटर है लोगों से, पेशेंट से, हमारे जूनियर डॉक्टर से, हमारे सीनियर से, वो बहुत ज़्यादा है। तो हर एक बंदे से मिलना जुलना हमें एक नई बात सिखा के जाता है और वो हम लर्न करते हैं और उसके मुताबिक अगली अपनी ज़िंदगी मॉडिफाई करते हैं। जी मैडम, जैसे कि आपने ये बता दिया, अब जैसे हम आम हमारी जो व्यूअरशिप है, जो देखने वाले लोग, उनको पता चलेगा कि मैडम ने एमबीबीएस किया, उसके बाद एफसीपीएस, फिर स्पेशलाइजेशन उसमें चलेगी, तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये काफ़ी कठिन था, ख़ास कर हमारी जो एक ख़ातून की ज़िम्मेदारियां हैं, जो आप कह लें कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन की तरबियत और वो एक माँ का रोल और एक बीवी का रोल, उसमें जो है इसमें भी काफ़ी कई दफ़ा ऐसे हमारे दोराहे आते हैं जिसमें हमें कोई एक ना एक चीज़ को कुर्बान चूज भी करना, करना होता है। एक ना एक चीज़ को कुर्बान करना पड़ता है। तो हम उस तरह आप कह लें कि अपने प्रोफेशन में एक्सेल नहीं कर सकते जिस तरह के एक
हमारे काउंटर पार्ट मर्द हजरात कर सकते हैं। तो ये हमें एज अ ख़तून मुझे डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। लेकिन अब जब मैं अपने बच्चों को उनके मकाम पे अल्लाह ने पहुंचा दिया, तो फिर अब मुझे थोड़ी सी लीवरेज मिली, रिलैक्सेशन भी होगी। मेरी रिलैक्सेशन हो गई, तो तभी मैं आपके इंटरव्यू में भी आ गई। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो देखनी पड़ती हैं। ठीक, तो मैडम ये कैसे शौक पैदा हुआ था कि मैंने डर्मेटोलॉजी ही चूज करी? ये कोई, मैं अब ये कहूँगी कि डर्मेटोलॉजी कोई मेरा पैशन या शौक नहीं था। ये एक आप कह लें कि एक फेट या तकदीर मुझे इस तरफ लेकर आ गई। ठीक। वरना मेरा जो अपना पैशन था वो ये था कि मैं एक पैथोलॉजिस्ट बनूं, ठीक। क्योंकि शुरू से ही मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था और हमेशा मैं अपनी क्लास में एमबीबीएस में भी जो पैथोलॉजी और हिस्टोलॉजी थी उसमें के टेस्ट और या जो एग्ज़ाम में उसमें मैं टॉप करती थी। ठीक। तो मेरा उस तरफ बन गया। लेकिन फिर आप कह लें तकदीर, फिर ऐसी वही कहते हैं ना, हज़रत अली ने कहा है कि जी मैंने अपने इरादों के टूटने से जो है वो अल्लाह को पहचाना। तो इस तरह फिर मैं इस तरह डर्मेटोलॉजी में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इसमें भी अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी और एक मकाम, एक प्रोफेसर, जो कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तो मैं ये सोच नहीं सकती थी, मेरा टारगेट भी नहीं था कि मैं प्रोफेसर बन सकूँगी, क्योंकि मेरी वो दूसरी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं एज अ मदर। तो लेकिन फिर भी अल्लाह मियाँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और मुझे इस सीट या इस आप कह लें कि इस मकाम पर मुझे खड़ा किया, जहाँ मैं एक इम्पैक्ट सोसाइटी में एक अपने पेशेंट के साथ, और बल्कि मैं एक इम्पैक्ट जिसको आप कहते हैं ना, जिसमें आप सोसाइटी में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं। उनको आप जो बात वो आपकी इतनी गौर से, अहमियत से सुनते हैं कि उससे फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी इम्पैक्ट है। तो इसलिए आप एक लीडरशिप रोल है, मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक लीडरशिप रोल है। और लीडर की सबसे बड़ी ये ज़रूरत है उसे अच्छा लीडर बनने के लिए कि वो हर चीज़ खुद फॉलो करे। ठीक। देखिए, मैं आज ज़बान से एक बात कह रही हूँ और वो मैं कर नहीं रही, वो हम कर नहीं रहे, तो वो फिर उसमें लीडरशिप में फ्लॉज आ जाते हैं, उसका ऐसे। इम्पैक्ट भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैं यही अपने स्टूडेंट्स को और अपने कोलीग्स को यही समझाती हूँ कि अगर आपने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला लीडर बनना है तो फिर आपको अपने आप को सबसे पहले चेंज करना है। अपने जो कहें वो उसको फॉलो करें। ठीक। उसमें भी कुरान शरीफ में भी अल्लाह मीन है, ईमान वालों आप वो बात क्यों करते हो करते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो अमल है ये हमारा बहुत ज़रूरी है, और ठीक। मैं इसी को मैं अपना एक लिए ज़िंदगी में मशअल राह बना के उस पे काम कर रही हूँ, और ठीक उम्मीद है अल्लाह मियाँ कबूल करेगा। आमीन। अच्छा मैडम, जैसे अगर हम स्किन डिजीज़ की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन डिजीज़ अगर हम करें तो कौन कौन सी ऐसी फेमस बीमारियां जो आजकल आप देखती हैं? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में, देखें हर रीजन की डिजीज़ेस फ़र्क है। जी। हमें अभी बात करनी है अपने रीजन की, जो जी, हमारा ये साउथ ईस्ट, हमारा एशिया, इसमें सबसे ज़्यादा जो हमें तंग कर रहे हैं वो इन्फेक्शंस हैं। ठीक। क्योंकि अभी तक हम इन्फेक्शंस पे काबू नहीं पा सके, जबकि एडवांस जो नेशंस हैं, आगे बढ़ी हुई नेशंस हैं हमसे, उन्होंने अपने इन्फेक्शंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। अगर अब उनमें इन्फेक्शन है तो वो हम ही यहाँ से लेके जा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह ये सारे ये हमारे ही लोग, जब इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हुई है या दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरफ गई है, तो ये हम लोग ही लेकर जा रहे हमारी हैं। से मुराद बर-ए-आज़म एशिया। जी, बरे, मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान मेरा मतलब है कि ज़ाहिर है बरे आज़म एशिया और इसमें अफ्रीका, जितने भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, क्योंकि हमारी हाइजीन उस लेवल की नहीं है, पर्सनल हाइजीन, फिर बाकी दूसरी हाइजीन। और मेरा यही ख्याल है कि हमें प्रिवेंशन ऑफ, और हमारा ज़्यादा हेल्थ बजट का हिस्सा भी हमारा ये इन चीज़ों में जो है वो ज़ाया, जैसे हम हेपेटाइटिस सी को, प्रिवेंटिव चेयर मेरा ख्याल किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि जो ये बीमारियों से बचना कैसे। जी एग्जैक्टली, उसमें हमारा कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं है जिसमें हमने, अब आप जैसे एक सिंपल सी मिसाल आप देखें कि एक हॉस्पिटल है जहां हम हेपेटाइटिस सी की या एड्स की जो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं वो हम दे रहे हैं फ्री, लेकिन हम हॉस्पिटल के बाहर जो हजाम बैठा हुआ है, जो दांत निकालने वाला बैठा हुआ है, या जो कोएक्स बैठे हुए हैं, हम उनको कुछ नहीं कर सकते, कर रहे।
ऐसे ही। तो अब हम कितना ज़्यादा हमारा बजट और वो हमारी सारा हेल्थ, अब तो हेल्थ इकोनॉमिक्स भी आपको पता है कि दुनिया में एक सब्जेक्ट आ गया और उसको पढ़ाया जाता है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स। ठीक। उसमें आप एक बजट निकालते हैं एक आपने हेल्थ के लिए कि उसमें फिर प्रिवेंशन की बहुत अहमियत आ जाती है। ठीक है। ठीक है ना। यानी आप इलाज तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एहतियात नहीं। इसकी एहतियात जो एहतियात करने वाली है, हम तो अपनी तरफ से जो भी हमारा लीडरशिप रोल है, लेकिन हम पॉलिसी मेकिंग नहीं है, हमारा पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, लेकिन हम ये कि गाय गाय जहाँ पॉलिसी मेकर से हमारा कोई इनकाउंटर होता है उसमें हम ये कहते हैं इन्फेक्शंस को जो कंट्रोल, पर्सनल हाइजीन पे बहुत ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए। इसके लिए प्रोग्राम्स वगैरह और ये सारा कुछ ये करना चाहिए। इन्फेक्शंस में जो है वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मौसम चेंज होता है, जैसे आजकल है वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे चिकन पॉक्स, हर्पीस ऑस्टर, हर्पीस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, मीजल्स, ये सारे इन्फेक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद फिर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और स्किन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसमें एक सबसे बड़ा मैं आपके तवज्जुह से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो नोज़ है, नोज़ के अंदर जो है वो हमारे वो हैं, आप कह लें कि वहाँ जो बैक्टीरिया हैं ऐसे ही। वो प्रेजेंट रहते हैं हर वक्त। ठीक है। वहाँ से फिर हम जब नोज से हमारे बाकी स्किन पे और ये सारा ये होता आप है। इंटरनली जी, फिर नहीं इंटरनली नहीं, वहाँ अगर आप की फिंगर वगैरह या नोज टच पिकिंग होती करके हैं और टच वो होती फिर हैं बात। तो वो आपकी स्किन पे लग जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में नोज के इर्द गिर्द या ओरल कैविटी के इर्द गिर्द इम्पेटाइगो बहुत ज़्यादा कॉमन, ऐसे ही। वो यही नोज की उसमें ये सारा कुछ। ये भी हाइजीन बहुत ज़रूरी है कि नोज की हाइजीन भी। और इसके अलावा फिर आप फंगल इन्फेक्शन, जो ठीक है। फंगल इन्फेक्शन है उन्होंने आजकल बहुत तंग किया हुआ है हम डर्मेटोलॉजिस्ट को और हमारे मरीजों को। ये जो हमारी फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट जो ड्रग्स हैं वो इनफेक्टिव हो गई। ठीक है। ठीक है, उसका मेरे ख्याल गलत यूज या मिस यूज करने की। एक बड़ी वजह यही है। और वो ना सिर्फ हमारे साथ ये प्रॉब्लम है बल्कि बाकी हमारे हमसाया ममालिक में भी ये चल रहा है। उससे हमारी एक कोलैबोरेशन उनसे चल रही है, सार्क कंट्रीज़, हमारे जो 7 कंट्रीज़ हैं उनमें हम ये मीटिंग कर रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। तो वो देखें, लेकिन ये है कि फंगस ही ऐसी है, अब ये क्रॉनिक बीमारी बन गई है। ठीक है। हमारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं जो 4-4 साल से फंगस की बीमारी, जो कि 2 हफ्तों के ट्रीटमेंट से उनको ठीक हो जाना हो चाहिए जाना था, चाहिए था। हो जाना। लेकिन थोड़ी सी हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कुछ थोड़ी सी पेशेंट्स की लो इनकम, क्योंकि ये एंटी फंगल दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी कॉस्टली एक्सपेंसिव हैं और इनको चूंकि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कम से कम 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इस वजह से पेशेंट वो फिर भी बीच में शायद छोड़ उनकी देते। पॉकेट को नहीं तो पर थोड़ा सा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसमें फिर ये मसला हो। तो अब ये मैं तो इसको अपने कैंडिडेट्स को भी और सबको भी ये बताती हूँ कि अब डीमन जो होता है ना, ये अब एक डीमन बन चुका है फंगस। और आप उनसे पूछ के देखें जिनको जिनको है। और वो ठीक नहीं हो रही किसी दवाई से, हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम भी हेल्पलेस कई दफ़ा होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम ये भी ऐड कर लेते हैं कि फंगस की अगर टाइप्स की बात करें, क्या ये मुंह में भी हो सकती है, बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, ये कहाँ कहाँ पे? जी, बहुत इसकी टाइप्स है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक सुपरफिशियल फंगस है और एक डीप फंगस है। जो सुपरफिशियल है वो तो हम स्किन पे जो ज़्यादातर हम देखते ठीक। हैं, ठीक है, उसके लिए मरीज़ की इम्यूनिटी लो होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो डीप फंगस है जो कि अंदरूनी अज़ा को इफ़ेक्ट करती है, वो ज़्यादातर उन मरीज़ों में होती है जिनकी इम्यूनोप्रेसिव होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो किसी भी वजह से, या वो अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस है उनको, या वो कोई स्टीरॉयड मेडिकेशंस ले रहे हैं, या वो कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, या वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, उनमें फिर आपकी ये इंटरनल फंगस, और वो भी फिर उसमें भी फिर काफ़ी ज़्यादा आईवी एंटी फंगल देनी पड़ती है और उनके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो भी बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे पास अब इम्यूनिटी लो होने, क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। डायबिटीज़ भी आपने अभी सुना ही होगा कि किस कदर वो भी एपिडेमिक बनती जा रही है। ऐसे फौरी मैंने लिखा भी आपकी बात से सुन के। अच्छा मैडम, इसमें ये भी है, कुछ लोग कहते हैं लंग्स के अंदर भी फंगस होगी। जी बिल्कुल फेफड़ों हो में भी जाती है, फंगस हो जी सकती है? बिल्कुल खून के जरिए, खून में भी हो जाती है। ठीक, खून में भी कैंडिडीमिया फंगस। हो जाता है, कैंडिडा पूरे खून में फैल जाता है अगर ठीक। पेशेंट में जो है इम्यूनिटी उसकी लो, सब ठीक हो। कुछ हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो स्केबीज, जैसे ही मौसम बदलता है हम देखते हैं लोगों को ना डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, या इसके साथ ही हम देखते हैं स्केबीज के बहुत पेशेंट आते हैं।
तो स्केबीज का ट्रीटमेंट आपकी नज़र में क्या है? स्केबीज का जो सबसे आसान हल है वो ये है कि वंस एक रात आपने परमेथ्रिन सोल्यूशन है, सिर्फ एक रात। ठीक है। मैंने ये देखा होता है कि कई हमारे डॉक्टर्स ने, जनरल फिजिशियंस ने और हमारे कई डर्माटोलॉजिस्ट ने भी 3-3 रातें ये ट्रीटमेंट कहा होता है, और वो पॉसिबल नहीं है। आप खुद देखें, अगर हम इसको अपने ऊपर अप्लाई करके 3 रात सारे घर वाले जो है वो गर्दन से लेके पाँव तक वो दवाई मलें और फिर सोएं और सुबह उठ के फिर वो कपड़े बदलें और वो बिस्तर की चादरें मुश्किल हो जाता तौलिए, तो ये सिर्फ एक रात 8 से 10 घंटे है। ठीक है। परमेथ्रिन लोशन ठीक है। आपने गर्दन से लेके पाँव तक इसको अच्छी तरह, कोई हिस्सा भी जिल्द का आपका नहीं रहना रहना चाहिए, और सुबह उठ के आपने अपने कपड़े जो रात को पहने हैं उनको, ये भी नहीं है कि उनको आपने उल्टा करके इस्त्री करना है और उनको कोई अलहदा से, बस सिर्फ उनको अलहदा करके अलहदा धो लेना है। ठीक इसके लिए भी आप खातून खाना पे इतना ज़्यादा जुल्म ना करें कि वो बेचारी जो है वो जो पहले इस्त्री किए हुए वो भी उल्टे उल्टे कर, तो उसमें नहीं है। इसमें सिर्फ 8 से 10 घंटे आपने वो लेनी है, लेकिन इसकी खारिश को फौरी आराम नहीं आता, ठीक। इसलिए शायद मरीज समझते हैं कि हमें और करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी खारिश के लिए हम कोई एक एंटीहिस्टामिन या खारिश रोकने वाली दवाई दे देते हैं जो कि 2-3 हफ्ते तक लेनी होती है मरीज को। उसके बाद पेशेंट, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात कि जो घर के लोग हैं ठीक। उनको भी जिनको है भी नहीं उनको भी ट्रीट, सबको लगाना पड़ेगा। सबको। अगर छोड़ेंगे तो वो कीड़ा फिर वहीं पे रहेगा, वो वहीं फिर किसी में होगा, वो कहेंगे जी, वो अक्सर कहते हैं कि जी उनको तो नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। उनका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, वहाँ ट्रांसमिट हो गया हो, उनकी स्किन में माइट है, एक छोटा सा कीड़ा है, वो चला गया है। ठीक है। लेकिन अक्सर ये काउंसलिंग में टाइम लगता है, मेरा ख्याल है कम से कम 10 मिनट तो लगते हैं समझाने में, तो ये हमें करनी चाहिए ताकि हम ये स्केबीज, और फिर हर दफ़ा ही यही होता है कि लोग इतनी ज़्यादा स्केबीज लेकर आ रहे होते हैं। ठीक। जी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर हमारे साथ मौजूद होंगी, और बाकी जो आपके उठाए गए सवालात हैं वो डॉक्टर साहबा के साथ मैं डिफरेंट एंगल से रखूंगा ताकि उनका जवाब आप लोगों तक डिलीवर किया जा सके। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं हूं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। और आज की जो हमारी मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे स्केबीज की, अच्छा एक चीज़ है सोराइसिस। ये तो लोग ये समझते हैं सोराइसिस, फंगस और एक्जिमा, इसमें तीनों में अगर फ़र्क करें तो कैसे करें? देखिए, सोराइसिस एक इन्फेक्शन नहीं है, एक दूसरे से लगने वाली नहीं है, गो के ये मरूसी हो सकती है फैमिली में, एक दूसरे फैमिली मेंबर्स में जेनेटिकली ये आ सकती है, लेकिन ये एक दूसरे से वैसे यानी मुतद्दी या इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। तो उसके बीच तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। दूसरा आपने कहा एक्जिमा। एक्जिमा एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। एक्जिमा का मतलब है डर्मेटाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसके ढेर सारे कॉजेज हैं। एक्जिमा एक बहुत, मेरे स्टूडेंट किसी चीज़ का डायग्नोसिस देते हैं ना एक्जिमा, तो मैं कहती हूँ एक्जिमा यानी पूरा चैप्टर एक्जिमा का, मुझे बताओ कौन सा एक्जिमा तो वो एक्जिमा, आम लोग एक्जिमा, हमारे लोग एक्जिमा को कहते हैं, थोड़ी सी बिगड़ी हुई खारिश को एक्जिमा। तो वो एक्जिमा एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एटॉपिक एक्जिमा है, वो इंटरनली होता है, एक्सटर्नल फैक्टर से वो बिगड़ता है। ठीक है। और कुछ एक्जिमाज ऐसे हैं जैसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा, वो बाहर की चीज़ों से, जैसे ये घड़ी मैंने पहनी है तो इसमें अगर निकल होगा तो मुझे निकल से एक्जिमा हो जाएगा। ठीक है। या मैंने कानों में कोई पहने हैं रिंग्स, तो उसमें अगर निकल होगा तो वो मुझे जो है वो एक्जिमा हो जाएगा। इस तरह कई प्लांट से हैं, जो कई प्लांट से आपको एक्जिमा हो जाता है, और ढेर सारी दुनिया में चीज़ें हैं जिनसे वो कॉन्टैक्ट, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट एक्जिमा, किसी चीज़ के लगाने से एक्जिमा। तो एक्जिमा ये एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। और सोराइसिस एक डिफरेंट चीज़ है, और दूसरा स्केबीज तो मैंने आपको और सोराइसिस का आजकल इलाज मौजूद है? 100% तो नहीं है। ठीक है। ठीक है। उसमें ये है कि जो पहले कुछ मेडिसिन्स दी जाती थी सोराइसिस के लिए, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। लेकिन अब चूँकि दुनिया में एक बायोलॉजिक्स दवाइयाँ आ गई हैं, आपको पता ही है जी। तो उनका आजकल दौर है बायोलॉजिक दवाइयों का। उनका एक बेनिफिट ये है कि वो जो सोराइसिस को जो फैक्टर्स शुरू करते हैं, ये जाके वहाँ टारगेट पे यानी इंटरल्यूकिन के लेवल पे जाके सोराइसिस को टारगेट करता है, और बाकी साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाइयों के उतने नहीं होते। लेकिन जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है, ये दवाइयाँ सोराइसिस को भी ख़त्म नहीं करती, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
ठीक है। तो ये देखें, जो बंदा अफोर्ड कर सकता है डेफिनेटली उनको ये आप फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी दें। ठीक। ठीक है कि उनके दूसरी जो दवाइयाँ हम देते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, तो ये उनको हम दी। लेकिन जो हमारी आम पब्लिक है उन्होंने फिर भी सोराइसिस का अगर ये महंगा ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल वो अपनी कोई चीज़ बेच के या अपनी कोई चीज़ ये करके भी ये ले लेते हैं, तो सोराइसिस तो फिर भी ख़त्म नहीं होनी, यानी मैनेजेबल है इसमें। यानी कि हाँ, तो फिर भी ख़त्म, तो फिर वही मेडिसिन को अगर वो प्रॉपर तरीके से लें, उनके साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ किया जाए, तो बेस्ट दवाइयाँ वही हैं हमारे सेटअप में। ठीक। डॉक्टर साहब, दूसरा आजकल हम ये देखते हैं कि फुलबेरी विटिलाइगो जो है ना, इस तरह की बीमारी भी लोग लेके आते हैं। तो कुछ लोगों को थोड़ी सी स्टार्ट होती है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई नहीं कि सारी एक जैसी हो जाए। हाँ जी, वो फुलबेरी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ट्रीटेबल नहीं होती, उसका जो है वो इलाज मुमकिन नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं जो थोड़ी सी अब तुम्हारी स्किन बची है नॉर्मल, उसको भी वाइट कर देते हैं। तो वो ठीक। काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन, एक मेडिसिन है वो हम देते हैं जिससे वो बाकी स्किन भी उसकी वाइट। लेकिन जब स्किन उसकी वाइट होगी तो उसको सन प्रोटेक्शन ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी स्किन में जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं मेलेनोसाइट्स, ये हमारी स्किन को फोटो प्रोटेक्शन करते हैं। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे विटिलाइगो में, तो फिर आपको फोटो प्रोटेक्शन करनी है बहुत ज़्यादा, वो यानी फिर कि आपको आपको केयर करनी पड़ती है उसकी। वो, हाँ, फिर आपने ग्लव्स पहनने हैं बाहर निकलते हुए, चेहरे को ढांपना है आपने, ग्लासेस वगैरह पहनने हैं, और ये सारी चीज़ें आपने करनी, सन ब्लॉक यूज़ करने हैं। ठीक होगा। डॉक्टर साहब, एक्नी आजकल हम देखते हैं कि बच्चा 9-10 साल का भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में लोग लेके आते हैं तो उनको भी एक्नी स्टार्ट हो जाती है। इवन के पहले हम देखते थे कि 30 या 40s के बाद कम एक्नी आती थी, आजकल वो भी लोग रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एक्नी को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? एक्नी को पहले तो आपने कैटेगराइज करना है, ठीक है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। ठीक है, अगर तो माइल्ड एक्नी है तो वो बहुत ही हल्की ट्यूब से वो ठीक हो जाती है, कई दफ़ा वैसे भी बगैर उसके थोड़ी सी स्किन केयर करे ठीक हो जाती है। लेकिन मॉडरेट और सीवियर को फिर आपने ट्रीट करना है। वो कई दफ़ा लोग ऐसे जो मॉडरेट और सीवियर एक्नी होती है उसको टोटकों से ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है। जिसका नतीजा ये निकलता है कि चेहरे पे स्कार्स और पिगमेंटेशन रह जाती है, फिर वो ठीक। बाद में लेटर लाइफ में वो प्रॉब्लम होती। ज़ाहिर है आपको पता ही है कि आपका चेहरा काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में, तो बल्कि हर सोसाइटी में ही। तो फिर जब आप फिर वो टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कि अब ये चेहरे के स्कार्स कैसे ठीक हो, और फिर मैं ये कहती हूँ कि वो स्कार्स 100% कभी ठीक भी नहीं होते। ठीक है। तो इस वजह से अर्ली स्टेज में जब नौजवान लड़के लड़कियों को एक्नी निकलती है तो प्रॉपर उसकी कंसल्टेशन लेनी चाहिए और उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं चेहरों पे। एक तो झुर्रियाँ वो हैं जो उम्र के साथ पड़ती हैं, एक उम्र से पहले पड़ जाती है। तो इनका ट्रीटमेंट आज के दौर में कैसे मुमकिन है? वो ऐसे है कि इसको हम जो झुर्रियाँ, या हम इसको एजिंग, स्किन एजिंग कहते हैं। इसमें दो तरीके हैं, एक एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से एक्सटर्नल एजिंग, और एक इंटरनल एजिंग। ठीक है। जो इंटरनल एजिंग है वो तो होनी ही होनी है, वो आपकी जेनेटिक है और वो कुदरत ने आपके अंदर डाली है कि एक वक्त आएगा कि आप सदा, आपकी स्किन और आपकी एक जैसी नहीं एक रहेगी। जैसी, आपकी हड्डियाँ, आपके जोड़, आपकी हर चीज़ ऐसी नहीं रहेगी, आपका मैदा, वो तो आपने वक्त के साथ साथ आपका होना है। दूसरा आपकी स्किन एजिंग है, और दूसरा एक्सटर्नल चीज़ें। एक्सटर्नल चीज़ों में जो आप स्किन एजिंग में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं वो आपकी सनलाइट है, जिसके लिए अब आप सन ब्लॉक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस है ज़िंदगी में, ये स्ट्रेस अगर आप हर वक्त ही अपनी आंखें ऐसे ऐसे रखेंगे, या माथा गुस्से में रहेंगे, या वो उस तरह स्ट्रेस में, तो आपके चेहरे पर रिंकल, जिनको हम डायनामिक रिंकल्स हैं, एक तो स्किन में छोटे बारीक रिंकल्स हैं, एक डायनामिक रिंकल्स, ठीक है। वो आपके रिंकल्स रहेंगे। तो ये चीज़ें आप एक्सटर्नल एजिंग में कम करें, और इंटरनल एजिंग तो होनी है। और तरीके जो एंटी एजिंग है काफ़ी ज़्यादा है, अब तो ठीक। पर बहुत ज़्यादा एडवांस जा चुके, बड़े काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें केमिकल पीलिंग से स्टार्ट होते हैं, माइक्रो नीडलिंग है, लेज़र्स हैं, बोटॉक्स फिलर्स हैं, थ्रेड्स आ गए हैं, जो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट, जो पहले सर्जरी से लोग अपना स्किन, ढलकी हुई स्किन का इलाज करते थे, अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें, काफ़ी इसमें जो है वो एडवांस हो चुकी है। लेकिन इसमें भी 100% नहीं होता, आप बेहतर हो जाते हैं, और ये कॉन्टीन्यूस आपको फिर कराने होते हैं, ताकि फिर आपकी जिल्द जो है वो, या आप इतनी उम्र के ना लगें जितने के आप हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, हाइपर पिगमेंटेशन जी।
ये हम देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान भी लोगों को ज़्यादा होती है और आम आजकल तो मेल्स के अंदर भी ये बहुत देखी जा रही है। तो जी। इसका तरीका इलाज क्या होगा और इससे बचाव कैसे होगा? पहले तो वही बात है कि इसका कॉज देखना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट है। ख़वातीन में जो हमने देखा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। उनका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का कॉज क्या है उसको ठीक करना है। मेल्स में लिवर डिजीज़ेज़ कुछ ऐसी हैं जो मुलाजमा करती हैं, वो हमें देखनी होती हैं, और ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी कई लोगों में मुलाजमा होता है। ठीक है। ठीक है, उसको सबसे पहले हम कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाने वाली दवाइयों से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो ज़रा डीप हो जाए या पुराना हो जाए या ज़्यादा गहरा हो जाए, कई दफ़ा वो उनसे उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर दूसरे तरीके हैं, केमिकल पीलिंग है, लेज़र्स हैं, और वो ऐसे तरीक़ों से। लेकिन ये बहुत, मैं कहूँ, रेजिस्टेंट है। ये हमारे लिए, हम कहते होते हैं कि हाँ ये मुलाजमा हम इसको कहते हैं पिगमेंटेशन का, तो हम कहते हैं कि ये मरीज़ हमारे पास ना आए, ठीक नहीं हो रहा क्योंकि होता ये जो है ये इसको कई दफ़ा ठीक भी हो जाता है, मतलब, लेकिन वो उस तरह आप कह लें जैसे डेफिनेट ट्रीटमेंट इसका कोई है कि आप में कहें कि एक एंटीबायोटिक दी या एक दवाई दी तो ठीक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले हो जाते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल, लोगों की हम्म। आंखों के गिर्द हलकों का बन जाना, हम्म। इनकी वजूहात और इलाज। वजूहात में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनहेरिटेड हैं, जैसे स्किन आपकी अगर यहाँ से थिन होगी आइज़ के इर्द गिर्द से, तो आपकी नीचे ब्लड वेसल्स जो है ना, उनका जो आप कह लें कि उनका एक ह्यू आपकी स्किन पे आएगा, ठीक। जिससे वो आ जाएंगे। फिर इस दफ़ा कई दफ़ा स्किन एलर्जीज़ होती हैं। फिर कई दफ़ा आप कोई ऐसी दवाइयाँ आइज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द आपकी एलर्जी हो जाती है। कुछ रिसर्चेस में ये भी आया है कि हमारा ये जो हम स्क्रीन टाइम और ये चीज़ें भी सारी इन चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती हैं। इनके भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हैं, जिसमें हम जो है वो माइक्रो नीडलिंग है, पीआरपी है, और फिलर्स कुछ हम लगाते हैं, अंडर आई फिलर्स, जिससे ये थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, स्किन टैग्स, हम्म। लोगों को ये बनना ज़्यादा शुरू होते हैं, इसके बनने की वजूहात और इसका इलाज। बनने की इसकी वजूहात ये है कि जहाँ भी स्किन पे, ये है एक्चुअली स्किन का ही वो पोर्शन जो थोड़ा सा लटक जाता है, उसको हम स्किन टैग्स कहते हैं। ये यूजुअली गर्दन के अराउंड या ऐसी जगह पे, बगलों में या अंडर दी चेस्ट, या आपके नीचे जहाँ तहबंद वगैरह बांधते हैं, वहाँ उन जगहों पे होता है स्किन पे, जहाँ रगड़ खाने की वजह से। कुछ फिर शुगर के मरीज़ों में ही हो जाता है, कुछ जिनका वज़न थोड़ा तेज़ी से बढ़े उनमें भी ये हो जाते हैं स्किन टैग्स। इनको खैर आराम से रिमूव, और इनका इलाज है, इनको आराम से रिमूव किया जा सकता दूसरा डॉक्टर साहब, सन ब्लॉक की जब बात होती है है। तो अक्सर फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती, तो मैं सन ब्लॉक कैसे लगाऊं? तो क्या अगर वो कुकिंग करें तब भी लगाना चाहिए? एक तो ये भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है कि मैं कभी सन से, जाहिर है वो बाहर बच्चों को ले लाने छोड़ने कोई और, ये मुमकिन नहीं होता। और कई घर जो खुले हैं उनमें भी अगर वो सेहन में निकलती हैं, बाहर अपने लॉन में निकलती हैं, तो वहाँ सन ब्लॉक। दूसरा ये कि अगर खिड़की के आप पर्दे भी पीछे करते हैं तो शीशे से भी सनलाइट तो अल्ट्रावायलेट आती है। रेज आती है। तो अगर जिनको पिगमेंटेशन वगैरह का प्रॉब्लम है तो उनको सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए, ये ठीक। इसलिए। और सन ब्लॉक के फायदे क्या होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, एक तो एंटी एजिंग, आपके रिंकलिंग में जो एक्सटर्नल एजिंग है उसमें सनलाइट बहुत बड़ा, फिर दूसरा पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन भी जिनको हो जाए वो सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट पिगमेंटेशन को मज़ीद बढ़ाती है। ठीक। तो ये, और फिर दूसरा जिनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनको स्किन कैंसर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ठीक। फिर ये सन ब्लॉक्स वगैरह स्किन कैंसर्स ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, नाखून की अगर हम बात करें, नेल फंगस या नेल सोराइसिस भी होती है? जी बिल्कुल होती है, नेल सोराइसिस होती है, नेल में एक्जिमा होता है, नेल में फंगस होती है, बहुत सारी, ये एक बहुत बड़ी नेल की फील्ड है ठीक। जो हम पढ़ते हैं, और इसमें भी नेल की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर नेल फंगस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट पे कितना टाइम लगता है? उसकी ट्रीटमेंट पे मुख्तलिफ दवाइयों का मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आपकी हाथ के नाखून की हो तो कम से कम महीना या 1.5 महीना आपको मुसलसल दवाई लेनी पड़ती ठीक है, यानी वो एंटी फंगल है, आपको एंटी खानी फंगल पड़े। आपको खानी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल फीमेल जब हमारे पास आती है तो वो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरे एक तो नेल बड़े टूटते हैं और बाल बड़े टूटते हैं। नेल और बाल टूटने की वजूहात क्या होती हैं और इसको ट्रीट हम कैसे करते हैं? नेल टूटने की देखते हैं वजह के, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये नेल बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कुछ अंदरूनी बीमारियां उनकी अलामात हैं। जैसे हम कई दफ़ा कहते हैं कि स्किन में आप, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ इंटरनल डिजीज़। ठीक है। इसी तरह नाखून
भी, बाल भी आपके इंटरनल डिजीज़ की वजह से भी आते हैं और ठीक कई दफ़ा कुछ ड्रग्स भी आपके नेल पे भी इफ़ेक्ट करती हैं और आपके बालों पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे ठीक एंटी कैंसर ड्रग्स है, बाल उतर जाते हैं। इसी तरह कई, अगर रीनल डिजीज़ है, किसी को एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, उसमें आपके नाखून जो है वो हाफ एंड हाफ नेल हम उनको कहते हैं। कुछ लिवर डिजीज़ में तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सक्लूड करनी होती है कि वो ठीक खातून जो आई है इन प्रॉब्लम के साथ, वो प्रॉब्लम उसकी सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। ठीक सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो खुद ही सोच रही है, एक्चुअली कुछ नहीं है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कोई उसकी वजह है कि नहीं। तो सबसे बड़ी मैं इसमें यही, मैं ये जब हर चीज़ मैं ये बात बता रही हूँ चीज़ों का, उसमें मैं ये भी मेंशन करना चाह रही हूँ कि जब हम किसी एस्थेटिशियन के पास जाते हैं, MBBS है और वो एस्थेटिक की प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई और, तो या किसी और फील्ड का, अब तो गायनोकोलॉजिस्ट भी और इसमें भी एस्थेटिक, वो बात करेंगे बाद में, न्यूट्रिशनिस्ट ये फिजियो ये वो सारे। सब। तो उसमें फिर जब वो इस तरह के, वो फॉर एग्जांपल वो नेल को, ये पीछे कॉज बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है उनका, वो ये ऑब्जेक्टिव, पैथोफिजियोलॉजी का नहीं हाँ, आइडिया। ये ऑब्जेक्टिव चीज़ें जो हैं वो नहीं उन्हें पता, तो फिर वो बीमारियां कई दफ़ा मिस हो जाती हैं। जैसे मेरे पास भी अब कई पेशेंट, जब वो बीमारियां, वो एस्थेटिशियन बेचारे भोले हैं लोग भी बेचारे, तो वो पब्लिसिटी से, AI और वो सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होके, तो वो ऐसे एस्थेटिशियन के पास चले जाते हैं, और जो असल फिर उनकी बीमारी होती है वो उधर ही रह जाती है या फिर लॉन्ग वो चाहिए। डेंजरस हो जाती है। तो फिर इसलिए बालों में भी इसी तरह, बालों को भी देखना पड़ता है कि बालों में क्या मसला है। ठीक ज़्यादा जो कॉमन ख़वातीन के बाल गिरने की जगह मर्दों की भी, वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, जो कि ठीक हार्मोनल है, ठीक है, वक्त के साथ साथ वो फिर उसको उस हिसाब से हम देख लेते हैं कि हार्मोनल क्या वजह है, हार्मोन्स का एक स्क्रीनिंग करके वो देख लेते हैं कि कोई हार्मोनल इंटरनल वजह है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को ट्रीट कर लेते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, एलोपेशिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? एलोपेशिया की बहुत ज़्यादा कॉजेज, एलोपेशिया का मतलब है आपके बाल गिरने, इसके बहुत ज़्यादा, सबसे पहले कॉमन मैंने जैसे बताया एंड्रोजेनिक है, इसमें तो हार्मोन है। फिर एक है एलोपेशिया रेटा, ठीक है, वो एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसम में कुछ ऐसे आपकी स्किन में ऐसे कुछ मादे बन जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो आपके बालों के मेलानोसाइट्स को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती हैं और आपके ठीक बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसे कहते हैं एलोपेशिया रेटा। ठीक फिर इसके अलावा कुछ इंटरनल डिजीज, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, ठीक वो है, ये सारी चीजें सारी इन्वेस्टिगेशन। आपकी होती हैं। सबसे बड़ा फिर एक और कॉज आयरन डेफिशिएंसी नीमिया। ठीक आयरन डेफिशिएंसी नीमिया से, जैसे मैंने कहा, प्लाज्मा भी होता है, आपके बाल भी गिरते हैं। तो इस ठीक तरह बहुत सारी किस्में हैं जिनमें आपके बाल गिरते हैं, वो सारी देखनी पड़ती हैं कि बालों को मसला है, फिर कई दफ़ा हेयर शेप डिफेक्ट्स भी होते हैं, बालों को मसला है या बालों की स्किन को मसला है। ठीक। जैसे एक लाइकन प्लेनस डिजीज़ है, वो आपकी बालों की स्किन को खराब भी इफेक्ट करती है, जिससे आपके बाल उसमें भी गिर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, पीआरपी का कुछ फायदा होता है? PRP एक एडजुवेंट थेरेपी है, यानी कि ठीक आप ये नहीं कह सकते कि इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ठीक है ना। उस पे जो भी रिसर्चेज आई हुई हैं वो ये कि एडजुवेंट थेरेपी के दौर के उससे, कि आप ये करें, मेन आपने जो कॉज है उसको देखना है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना है ड्रग थेरेपी से, और फिर अगर साथ PRP भी आप कर सकते हैं तो PRP भी कर लें। पीआरपी डॉक्टर साहब, एक तो आजकल ये हम देखते हैं कि एक पीआरपी प्लेन होती है, एक पीआरपी वो कहते हैं कि कुछ इसमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जी, वो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह होते हैं जो दोनों में कुछ फ़र्क आर्टिफिशियल है? है, आर्टिफिशियल जो चीज़ें डाली, वैसे मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ऐसे ही एक कॉस्मेटिक चीज़ के लिए मैं कोई चीज़ डालूँ तो मैं तो PRP ही करती हूँ अकेली, सिंपल। सिंपल PRP। डॉक्टर तो साहब, स्किन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए लैब इन्वेस्टिगेशन की कितनी ज़रूरत होती है? ये एक विजुअल स्पेशलिटी है। ठीक अगर तो एक अच्छा ट्रेंड डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन को जब देखता है तो वो जो डायग्नोसिस बनाता है तो वो 99% ठीक होता है, ठीक ठीक है। लेकिन कुछ में हमें फिर थोड़ा सा लैब की, और जिसमें जो सबसे ज़्यादा हम लैब टेस्ट कराते हैं वो बायोप्सी है, स्किन बायोप्सी, ठीक ठीक है। स्किन बायोप्सी जो है वो कई दफ़ा दो डिजीज़ हैं, जैसे वो इकट्ठी एक जैसी है, या कई दफ़ा पेशेंट हमारे पास ऐसे वक्त में आता है कि जब उसने मेडिसिन को अप्लाई की होती है, यानी कि ठीक फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं आता, ठीक है, प्राइमरी लीजन के साथ नहीं आता, वो कोई ना कोई चीज़ करके तो वो आता है, तो फिर उस वक्त हमें कई दफ़ा डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम होती है, उसमें फिर हम जो है वो बायोप्सी करते हैं।
थैंक यू सो मच मैडम, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे थे जो भी मैं कर सकता था, लेकिन वो नेक्स्ट हम रखेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत शुक्रिया। और प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करे, वो आप पब्लिक को पैगाम दे सकते हैं। जी, मेरा पैगाम यही है कि आप ज़रूर इंटरनेट, इंस्टाग्राम और ये सारे चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि इनको ना यूज़ करना भी जो है वो ठीक नहीं है। इनको करें आप यूज़, लेकिन जब आप किसी बीमारी के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ी तहकीक के बाद जाएं। और चूंकि हमारे फील्ड में बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, एस्थेटिशियंस और इस तरह के लोग जो कि नॉन एमबीबीएस हैं, वो भी आए हुए हैं। और चले ठीक है, अगर हम एस्थेटिक के कुछ प्रोसीजर वो कर लेते हैं, लेकिन जो स्किन डिजीज़ हैं उनकी तशखीस नहीं कर पाते, जो कि हमारी पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। और इस चीज़ को मैं आप लोगों से, अपनी पब्लिक से ये कहूँगी कि आप, हमारे पास काफ़ी केसेस आते हैं, हम उनको, चूँकि एक पेशेंट की प्राइवेसी होती है जिसकी वजह से हम उन केसेस को पब्लिक नहीं करते, लेकिन एज अ डॉक्टर और एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मैं अपनी पब्लिक को यही कहूँगी कि आप लोग अपनी स्किन डिजीज़ के लिए एक माहिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही आएँ, ना कि आप कोई सोशल मीडिया पे आप तलाश करके किसी एस्थेटिशियन के पास जाएं। तो शुक्रिया बहुत। शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने देखा प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर हमारे साथ मौजूद थी। बड़ी ज़बरदस्त बेस्ड ऑन साइंस मुदल्लल गुफ्तगू कर रही थी, और हमने कोशिश की कि हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहबा के सामने रखें। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्यूरी, कोई थ्योरी, कोई सवाल जवाब हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हमारी रीच बढ़ती है, और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को अपने एक्सपर्ट के सामने रखें, और आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, मिथ्स हैं, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम, प्रोफेसर डॉक्टर अनिला असगर को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।